अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हबीब पॉलिटिक्स वाला और मैं हर रोज़ किसी वीडियो या इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाज़िर होता हूं। तो मेरा वैसे ताल्लुक़ जो है थरपारकर से है, तो वैसे आज हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है और जो है पढ़ाई के साथ साथ उसके बारे में बता चलूँ, जिसका नाम है इब्राहिम, जो आज आए रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के स्टूडियो से मैं लाइव हूँ। तो ये आज हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती जो हमारे साथ आए और हमारे रेहान स्कूल का विज़िट किया और हमने इसको इंटरव्यू की दावत दी। इन्होंने कुछ दिल से अपनी हमारी दावत को कबूल की और आए हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी, इसका शुक्रिया। तो आइए हम उनसे जानेंगे जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले इसका शुक्रिया जो इसने हमारे लिए कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे लिए आए। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ दे दिया, ऊपर से मुझे इतना अच्छा स्कूल का एक विज़िट करवाया। थैंक यू सो मच जी। आपका भी शुक्रिया जो आपने कीमती वक्त में टाइम दिया। तो सबसे पहले आप अपना एक तारुफ करवा दें ताकि पता चले कि इब्राहिम कौन है, क्या करता है या क्या करने वाला है, इसके बारे में बता दें। जी हाँ, मेरा नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। फ़िलहाल मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, 5th ईयर में हूँ। और बैकग्राउंड अगर मैं प्रोफेशनली देखूँ तो मैं टीचिंग करता रहा हूँ और साथ साथ थोड़ा सा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो बिज़नेस हवाले से भी मैंने काफ़ी कुछ अपने स्टार्टअप्स वगैरह किए हुए हैं। दूसरी तरफ एक ये कि वॉलंटरीली वर्क के लिए मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कुछ दोस्तों के साथ मिल के। उसका प्राइमरी मकसद ये था कि जो मेरे साथ होंगे, जो लोग मेरे एरिया में ज़रूरतमंद हैं, उनको हम फाइनेंशियली स्टेबल करें और उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बना कर दें और उनके लिए बजट वगैरह बनाएं। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो अब आप ये बताएंगे रेहान स्कूल में आपको आना कैसे हुआ और किसने बताया और कैसे पता चला रेहान स्कूल के बारे में? दरअसल मैं और मेरे दोस्त जो है वॉलंटरीली वर्क करना चाह रहे थे एज अ टीचर कहीं। तो उस हवाले से हम मुख्तलिफ स्कूल्स में और दूसरी जगह विज़िट करना का सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि हम कहाँ विज़िट करें। तो इसी दौरान मेरे दोस्त ने बताया कि रेहान अल्लाह वाला का स्कूल एक है, वहाँ पे चल के देखते हैं। तो मतलब तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो इस सिलसिले में हम लोग को यहाँ विज़िट करने के लिए आए। अच्छा सर, तो आप ये बताएं कि सर रेहान के बारे में आप कब से और कैसे जाना आपने? रेहान भाई के हवाले से तो मैं ख्याल से 4-5 साल से, शायद उससे पहले से जानता हूँ ऑन सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वगैरह देख के और कुछ अर्निंग के हवाले से जो वो टिप्स वगैरह देते हैं वो देख के उनको मैंने पहचाना। अच्छा सही। तो आप पढ़ाई कितनी और मतलब कहाँ से हासिल की और कितनी पढ़ाई है, अपने बारे में बता दें। तालीम तो मैंने तमाम यहीं कराची से हासिल की है। फ़िलहाल मैं, जैसे मैंने आपको बताया, कराची यूनिवर्सिटी से डी फार्मेसी कर रहा हूँ, 5th ईयर फाइनल ईयर में हूँ। और इंशाल्लाह फिर इसके बाद का आगे प्लान आगे देखेंगे। अच्छा सही, ज़बरदस्त। तो अब ये बताएंगे मतलब जो आप इतनी पढ़ाई के साथ साथ जो है दूसरे टीचिंग भी करते आए थे, मतलब बैकग्राउंड में आप टीचिंग भी करते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या थी? ये क्यों शौक़ था या मतलब वैसे भी करने पड़ रही थी, या इसकी वजह बता दें इसके बारे में। टीचिंग का असल में मेरे वालिद साहब का स्कूल था, तो हम लोग उसी में ही, मैं जब थोड़ा सा मैंने इस काबिल हुआ तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ टीचिंग किया जाए। तो मेरे उस वक्त के जो वहाँ टीचर्स मौजूद थे उन्होंने मुझे प्रमोट किया कि तुम कर सकते हो टीचिंग। तो जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की तो मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि ये बड़ा अच्छा एक फ़ील्ड है, बहुत मज़ेदार फील्ड है। क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना, मुझे बच्चों से बात करना, इवन कि हर एक से बात करना, स्पीकिंग करना, मुझे बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में। एक्सप्लेन करना लोगों को, वाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर आके प्रेजेंट करना, लोगों के सामने बात करना, इसमें मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और उस एंजॉयमेंट के साथ अगर किसी की बेहतरी हो रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है और अपने पूरा 100% भी दिया है, और इवन कि उनका फीडबैक जब मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है उससे। अच्छा सही। तो मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग भी करते थे, तो कौन से सब्जेक्ट या किसके बारे में पढ़ाते थे? जी हाँ, मैं साइंस सब्जेक्ट्स के हवाले से पढ़ाता, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन सब्जेक्ट्स में पढ़ाया करता था। और अमूमन जो मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पर जब मैं बुक्स पढ़ रहा होता था, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर में आते हैं, तो उनके हवाले से भी जो लर्निंग होती थी वो भी बच्चों से मैं शेयर करता रहता था। अच्छा सही। तो अब ये बताएंगे मतलब कितने साल आपने टीचिंग, पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग जो की है वो कितना साल की है, और मतलब कितना अरसा हो गया वो, अभी भी कर रहे हैं या? हाँ, फ़िलहाल तो मैं टीचिंग छोड़ चुका हूँ। बीच में मैंने स्किप कर दी थी, इसी वजह से हम रिकंटिन्यू करना चाह रहे थे, तो मैं आ रहे थे। शुरुआत मैंने 2019 से की थी पढ़ाने की, और मेरे ख्याल से कोई 4 साल तो हो गए हैं टीचिंग करते हुए मुझे। मैंने 3 साल मैंने कंटिन्यूसली की है टीचिंग। अच्छा सही। तो अब ये बताएंगे मतलब आप पढ़ाई में शुरू में अपने बारे में, बचपन के बारे में बता दें। बचपन में आप कैसे थे, मतलब शौक़ था पढ़ाई का या जोरी, जैसे होते हैं ना कि ज़्यादातर भेजा जाता है वो, फिर वो बड़े हो जाते हैं ना, फिर शौक़ आता है, फिर उसके आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो इसके बारे में कुछ बता बचपन में मेरा ऐसे ही था कि वालिदैन के और बड़ों के जो एक प्रेशर था जी उसके ही क्या कहना चाहिए कि मरहून मेहनत हम लोग पढ़ लेते थे। जी जी फिर ये कि पढ़ने में वैसे मैं अच्छा था क्योंकि प्रेशर की वजह से थोड़ा पढ़ लेते थे। फिर ये है कि थोड़ा सा जब होश संभाला तो फिर फील्ड्स का पता चला तो फिर उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हाँ भाई मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ फिर उसके साथ जब मेहनत का पता चला तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा। फिर बाकायदा इसके हवाले से मैं मज़ीद ये सोचता था कि आखिर कैसे है ये जो एक बोरिंग चीज़ है तालीम, जी जी बिल्कुल जो कि एक स्टूडेंट के लिए तो बोरिंग होता है, तो ये आखिर इतना क्यों ज़रूरी है कि बच्चे से लेके बड़े तक होने तक और इसको इतना ज़ोर दिया जाता है। तो मैं इस पर गौर करता था कि आखिर डिफरेंस क्या है, जी जी क्या एक तालीम याफ्ता में और एक गैर तालीम याफ्ता में क्या फ़र्क है। तो जब मैं इसमें काफ़ी मैंने इस पर फोर्स किया, ज़ोर दिया, तो क़ुदरती तौर पे एक बार टिप्स एंड ट्रिप्स मिलती रहती हैं वक्त के साथ साथ, तो उससे मुझे ये आशनाई हुई कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक ना पढ़े हुए इंसान में। तो एक तालीम याफ्ता में और एक गैर तालीम याफ्ता में जब आप मुलाकात दोनों से करेंगे तो आपको पर्सनैलिटी में, उनकी सोच में, उनके बात करने के अंदाज़ में और उनके ओवरऑल लाइफ को टैकल करने के अंदाज़ में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और ज़्यादा तालीम से मेरा हर किसी ये मतलब नहीं है कि एकेडमिक्स, तालीम से मेरा मतलब है हर शोबे की अपनी तालीम होती है। जी जी वो हर एक बंदा अपने उस तालीम को हासिल करता है, अगर वो उसमें लर्निंग कर रहा है तो उसका मतलब वो तालीम हासिल कर रहा है। अच्छा सही। तो अब ये सवाल है मेरा कि आप मतलब पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई मतलब साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे, और जो आप उसमें आपको क्या तब गोल क्या था, और आप बड़े हो गए बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपका गोल क्या था, और आज कल उस गोल पे ही काम कर रहे हैं या थोड़ा बड़े हो गए तो मतलब गोल भी चेंज हो गया, तो इसके बारे में बता दें। जब मैं सेकेंडरी क्लास में पहुंचा था तो मेरा गोल था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है और मेरे अपने वालिद साहब की तरह मुझे सर्व करना है और ज़रूरतमंद लोगों को स्पेशली सर्व करना है। जी और उस वक्त इतना फाइनेंसिस का इतना कोई पैसा कमाने का कोई मतलब उस वक्त तो मायूस समझा जाता था कि पैसों की बात कर रहा है कोई। हाँ तो ये है कि जैसे जैसे बड़े हुए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए कोई मेहनत करें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, हमें बिजनेसमैन की ज़रूरत है। तो मेरा नेक्स्ट गोल अब इंशाल्लाह फ्यूचर का यही है कि मैं चाहता हूँ कि इतने बिजनेसेस जनरेट करें पाकिस्तान में कि वो इंटरनेशनली पहुँच जाएँ। इंटरनेशनली हम जो है वहाँ से फिर एक्सपोर्ट शुरू करें अपनी, दूसरे लोग पहचानने में आए हम लोग के ये पाकिस्तान से हैं। तो ये मेरा एक अल्टीमेट गोल है। अब आई डोंट नो कब तक इस पर मैं इसको अचीव कर पाता हूँ, बहरहाल मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा सही। तो अब मतलब ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो बिज़नेस है वो प्रोफेशनल एक हो जाएं, और आप खुद भी जो है प्रोफेशनल एक बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसके बारे में अब क्या कर रहे हैं, इसके मतलब बिज़नेस के बारे में, या पाकिस्तान में बिज़नेस बढ़े या आपके पास अब बिज़नेसर बने, तो इसके लिए अब वक्त क्या कर रहे हैं, मतलब हाल वक्त क्या कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से इस हवाले से मैंने बिज़नेस स्टडीज़ अपनी ज्वाइन की थी IBA से। जी कोई स्मॉल कोर्स था, शॉर्ट कोर्स था, वो मैं कर रहा हूँ। जी इसके अलावा अपने ज़ाती बिज़नेस के लिए मैं एक रिसर्च वगैरह कर रहे हैं हम लोग कि किस एरिया में खोला जाए। जी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है क्योंकि मेरा शोबा वही है फार्मेसी, तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है जी और मेडिकल से रिलेटेड है। और उसको ओपन करने की वजह यह है कि वो एक गेटवे होगा, जी एक गेटवे होगा जो कि मुझे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ले जाएगा। जी जी ज़ाहिर सी बात है अल्टीमेटली सारा गेम पैसों का होता है। जी बिल्कुल। तो आप एक से शुरू करेंगे तो दूसरे की तरफ जा सकते हैं, अच्छा। बगैर कोई भी स्टेप लिए आप ही नहीं जा सकते, तो स्मॉल स्टेप ही लेना पड़ेगा। तो स्मॉल स्टेप मेरा फ़िलहाल फार्मास्यूटिकल बिज़नेस से ही रिलेटेड है। अच्छा सही, ज़बरदस्त। तो आप ये बताएंगे मतलब जो मोबाइल फ़ोन है इसके क्या फ़वाइद हैं, इसमें हम क्या हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के अब तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बल्कि अब तो कहना चाहिए कि बुराई कम है, फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग कहते थे कि बुराई और फ़वाइद बराबर बराबर हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बुराई रुक चुकी है, फ़वाइद बढ़ते चले जा रहे हैं। जी क्योंकि आप देखें अगर हम यहाँ भी मौजूद हैं तो ये भी मैं मोबाइल के थ्रू ही मौजूद हूँ, क्योंकि अगर रेहान अल्लाह वाले से मुझे कॉन्टैक्ट ना होता जी जी बिल्कुल तो मैं यहाँ भी नहीं आ पाता। और अभी हम जैसे फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं तो ये भी एक मोबाइल के थ्रू ही जा रहे हैं। जी जी तो मोबाइल के फ़वाइद में सबसे बढ़कर तो ये है कि हम इंटरनेशनली जो चीज़ें हो रही हैं उनको लर्निंग कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अपनी अपनी फील्ड से क्या मामलात हो रहे हैं, क्या चल रहा है, आजकल नई चीज़ें कह रहे हैं, ChatGPT जैसे आया, तो हमें इन सब की जो फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल सकती है वो इजीली हमारे मोबाइल फ़ोन से मिल सकती है। अच्छा सही, ज़बरदस्त। मतलब हाँ, जो भी काम कर सकते हैं वो पता चल जाता है कौन क्या करता है और हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, वो किस लिए कर सकता है, मतलब के साथ साथ मतलब पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है।
तो आप ये बताएंगे मतलब जब इंटरव्यू देते हैं तो या लेते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में बता दें। इंटरव्यू देते हुए या लेते हुए जो फ़ायदा होता है, मेरे ख्याल से इसमें हम अपने एक्सपोजर्स, अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं आपस में और लोगों के साथ, जिससे ये होता है कि हमारी लर्निंग दूसरों से शेयर होती है और दूसरों की लर्निंग हमारे लिए हमसे शेयर होती है। क्योंकि इल्म जब फ़ायदेमंद है जब आप उसको फैलाएं। जी बिल्कुल। क्योंकि आप अपने तक रखेंगे तो फिर तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता ये, क्योंकि एज ए जो जितने भी टीचर्स हैं उनको ये पता होगी ये बात। मैं एज ए टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जब आप कोई नॉलेज अपने बच्चों के साथ या अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है फिर। जी बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो अब ये बताएंगे मतलब जो है मोबाइल फ़ोन है और यूट्यूब है, तो इसके बारे में आपने सरेआन को भी जाना, इसके बारे में मोबाइल के ज़रिए ही आपने सरेआन को जाना और रेहान स्कूल का पता चला। तो हमें भी वैसे ही पता चला कि हम तो गांव के लोग थे तो पता ही नहीं चलता था, तो नेट भी नहीं था। तो जब वो हमारा कज़न था वो आया ना शहर में, उन्होंने इंटरनेट चलाया, वो तो पढ़ाई के लिए आया था, इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बोला कि वाह सरेआन भी ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसको भी मोबाइल के ज़रिए। तो आजकल जो है ना ज़्यादातर मोबाइल में फ़वाइद हैं, तो उससे ज़्यादा आजकल जो है फ्रीलांसिंग के बारे में भी, कैनवा है, फाइवर है, इसके बारे में अच्छे तरीके से जो है गाइड किया जाता है। जैसे सरेआन के इनक्यूबेटर है, रेहान स्कूल है, इससे मतलब गाइड किया जाता है। तो आप ये आएँगे, आपने रेहान स्कूल देखा और स्टूडियोज़ देखे, तो इसमें आपको क्या महसूस हुआ, इसके बारे में बता दें कुछ। हाँ वाकई, जब मैं पहले जब मैं आया था और प्रेमिसेस के बाहर खड़ा हुआ था तब तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इस तरीके का कोई स्कूल होगा जी। लेकिन जब मैं आया और विज़िट किया, फैकल्टी मेम्बर्स से मिला और तमाम चीज़ें देखी जी, तो इसका क्लासेस देखी, बच्चों से मिले, स्टूडियोज़ देखे और पूरा एक इन्वायरमेंट जब देखा तो मुझे लगा कि रेहान अल्लाह वाले ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और मुझे एक बात यहाँ पर बड़ी हैरान कन लगी कि यहाँ के एरिया के लोग इसको अवेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे दूर दराज एरियाज से लोग आ रहे हैं। कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ये कराची एक बहुत बड़ा एक शहर है और यहाँ से बहुत दूर इलाके भी मौजूद हैं, तो बहुत दूर इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं, जबकि मौजूदा जिस इलाके में ये मौजूद है उस इलाके के लोग इसको अवेल नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात की हैरानी है। हालांकि अगर ये मेरे एरिया में होता तो मैं तो इसको ज़रूर अवेल करता इस सर्विसेज को, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे कि मैं अभी प्रिंसिपल साहब से ही मिल रहा था तो उनसे भी जब मैंने मालूमात ली तो मुझे पता चला कि विदिन 6 मंथ्स रिजल्ट्स 40% रिजल्ट्स आने लगे हैं, जो कि बच्चे आए हैं, स्टडीज़ किए हैं और अर्निंग करने लगे हैं। तो ये काफ़ी हैरान कन चीज़ है और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और ऐसे तबके के लिए कि लोग जहाँ पर अमूमन अच्छे लोग अच्छी सर्विसेज नहीं देते, अमूमन यही होता है। तो जब जहाँ पर एक अच्छी सर्विस हो रही है तो मेरे ख्याल से हम सबको अवेल करना चाहिए और ये एक स्कूल एक बेहतरीन स्कूल है जी। ज़बरदस्त। तो आप ये बताएंगे जब आपने देखा और बच्चे इंटरव्यू कर रहे थे या जैसे बोल रहे थे, तो इसमें दूसरे स्कूल में आपको क्या डिफरेंट, जैसे आपने भी पढ़ाई की पहले स्कूल में, मैंने भी की, तो आज जो स्कूल आपने ये देखा तो इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया बच्चों में और जो है इसमें। जी हाँ, मैं जब पहले वाला जो हमारा स्टूडियो रूम था उसके अंदर बच्चे जो है वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे और इंटरव्यू के लिए मशक कर रहे थे, तो मुझे ये वाकई अच्छा लगा कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि वो मोबाइल से क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और एक इंटरव्यू एक नॉलेज गेन करने की, दूसरे से एक्सपीरियंस को सीखने की, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने की एक बहुत अच्छा मीडियम होता है, उसको कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से मिलाया जा रहा है, वरना अमूमन स्कूल्स में ये होता था कि अमूमन यही होता है कि टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाता है। मोबाइल है तो ऑफ़ करके रखें, साइड में रखें, नहीं लेके आना है आपने, और मोबाइल को चैनलाइज नहीं करने देते। यही वजह से बच्चे के छुपा के ला रहे हैं या किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल करते थे, या वो इंतज़ार करते थे कि कब स्कूल ख़त्म हो तो मैं मोबाइल यूज़ करूँ। रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में मोबाइल का यूटिलाइजेशन दिखाई जा रही है स्कूल में, तो बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ जिस चीज़ को इंटरेस्ट लेके देखते हैं उसी का ही एक अच्छा इस्तेमाल भी देख रहे हैं, तो यानी कि पॉजिटिविटी यहीं से शुरू हो रही है और इससे बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये इसकी एक। अच्छा, सही, ज़बरदस्त। तो अब जो है मोबाइल के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे जिससे फ़ायदा भी हो उसको मोबाइल के बारे में? जी, आज जो है दौर है, तो आजकल देखें ना सारा दौर ये डिजिट है, सारे खबरें भी डिजिट दौर भी चल रहा है। जैसे बैठे होते हैं तो गाड़ी भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, खाना भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इसमें आप मोबाइल के बारे में कुछ मतलब पैगाम दे दें या नसीहत कर दें ताकि
कुछ फ़वाइद हो। जी अच्छा, देखें मोबाइल और जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जी जी हमें अडॉप्ट करना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए कि उसमें से सही क्या है गलत क्या है, और जो सही है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। सही गलत हर चीज़ में मौजूद होता है। जी जी बिल्कुल। एक छुरी है, उसका इस्तेमाल अच्छा भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो अगर हम नेगेटिव को सोचते हुए छुरी अगर घर में ना लाएं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हमें। जी इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी तो इतनी वास्ट होती जा रही है कि हम बहुत पीछे हैं अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो। जी जी बिल्कुल। उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि हम इसको गलत समझते हैं या हम अपने बच्चों को इससे दूर जोड़ने रखते नहीं हैं। देते। जी पॉजिटिवली अगर उनको जोड़ने दें, जी उनको सिखाएं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या पॉजिटिव इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो यकीनन इसके इस्तेमाल से आगे बहुत आगे जा सकते हैं और हमारे मुल्क को भी अल्टीमेटली आगे जा सकते हैं। और अभी हमारे मुल्क को हमारे नौजवानों की ज़रूरत है जो इसको आगे लेके जाएं, जो उसके काम संभालें, जी जो उसकी पोजीशंस को संभालें। पुराने लोग अब जो पहले से मौजूद हैं उनके काम उनके बस का नहीं है। अब ये नौजवान जो आ रही है नस्ल, ये वही जो कुछ कर सकती है वही करेगी अच्छा इंशाल्लाह। सही ज़बर मतलब आगे मिसाल है कि आप जा रहे हैं कराची के रास्ते से और आपको अलादीन का चिराग मिले और उसको आप रगड़ें, वो आपसे पूछे क्या हुक्म है मेरे आका इब्राहिम, तो आप उनसे कौन सी 3 ख्वाहिशात करेंगे जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो। हाँ, मैं एक ख्वाहिश ये एक अगर ख्वाहिश बोलें तो मैं ये ज़रूर करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की बिजनेस वुमेन की तादाद ज़्यादा हो। जी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम लोग एक्सपोर्ट्स करने लगें जी और एक्सपोर्ट्स करके दुनिया भर में हमारा नाम हो। जी मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी। जी अच्छा सही ज़बरदस्त। तो आप सरेआन से कभी मिले? मुलाकात हुई थी, अब जी बस ऐसी सरसरी तौर मुलाकात हुई थी, कोई ख़ास डिटेल में बात नहीं हुई, जी बस सलाम दुआ हुई थी। अच्छा सही ज़बरदस्त। तो आपका फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सारी मालूमात दी और दूसरे स्कूलों के बारे में, अपने बारे में और जो है तालीम के बारे में। तो फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल से कि आपने काफ़ी सारी हमारे साथ मालूमात शेयर की, हमें समझाया। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ इब्राहिम सईद, जिसने आपको अपने बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इस दौर के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल के बारे में अच्छे तरीके से जो है समझाया कि इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है, वो आगे क्या करना चाहता है और मोबाइल फ़ोन कैसे तरीके से यूज़ करें, जो ऐसे फ़वाइद हैं वो भी आपको बताए, आपने भी सुने। तो मैं इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे किसी वीडियो या इंटरव्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है हबीब पॉलिटिक्स वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।